हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल की होंगी और इसके थ्रू हम सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं जो दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 हो। फॉर एग्जांपल 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, दोनों के डिफरेंस कितना है 2। तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर का पेयर हो गया। ऐसे ही 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2। तो ये भी एक ट्विन पेयर हो गया। दूसरा देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.234 254 37। तो इसके अंदर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, मतलब कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 0.234 234 तो यहाँ हम देखेंगे कि 234 एक पैटर्न बन रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 0.2345, क्या ये इरेशनल नंबर है? ये भी नहीं है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है। हमें क्या चाहिए? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए। तो इसका एग्जांपल ये हो गया। ऐसे ही पाई हो गया, जिसको हम 22/7 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √2 भी हो गया, ये भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट देखते हैं, जो कि मान लो कोई मेरे पास एक नंबर गिवन है p। अगर मेरे को इस फाइंड आउट करना है कि ये p गिवन नंबर मेरे को प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो p है ना उससे ग्रेटर और इक्वल एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि किसी नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ n। तो n स्क्वायर एक नंबर है जो कि n नंबर का स्क्वायर है और p से वो बड़ा या छोटा है। फिर क्या करेंगे हम, जो n होगा ना उससे छोटे नंबर जितने भी है प्राइम नंबर, उसको हम उस नंबर से p को हम डिवाइड करेंगे। अगर ये p डिविजिबल हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं होता ये प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 139। ठीक है, 139 से बड़ा नंबर क्या हुआ मेरे पास? 144, जो कि क्या है? 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या देखना है, 12 से छोटे जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 12 से छोटे प्राइम नंबर है। तो अब मैं एक एक करके डिवाइड करता हूँ इनको। क्या मैं ये नंबर गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है? तो ये नहीं है। और मैं 3 से देखूँगा तो 3 में क्या करते हैं? 1 + 3 + 9, जो कि क्या हुआ? 13। तो ये 3 का भी मल्टीपल नहीं है, तो ये 139 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 से देखते हैं, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 से 139 को डिवाइड करते हैं। 7 × 1 = 7, 69 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 11 से देखते हैं, 11 में क्या करते हैं हम? ओड प्लेसेस का सम करते हैं। 1 + 9 कितना हुआ? 10 - 3, तो ये आया मेरे पास 7। तो 7 ना ही 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इससे क्या सेंस निकलता है? 139 नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब ये कुछ इवन और ओड नंबर का रिलेशन भी देख लेते हैं। अगर इवन नंबर को मैं इवन नंबर में ऐड करूँगा तो मेरे पास इवन नंबर मिलेगा। ऐसे ही ओड को ऐड करूँगा तो इवन नंबर मिलेगा। इन सबको वेरीफाई करने का एक बेस्ट तरीका है
कोई भी इवन नंबर सोच लो, कोई भी ओड नंबर सोच लो और इनको यहाँ पर पुट करके देख लो। फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, तो 2 इवन नंबर 4 जो हमें मिला है वो क्या है, वो भी एक इवन नंबर है, ये वेरीफाई हो गया। ओड में सोच लूँ 3 + 3, मेरे पास क्या है 6, तो ये इवन नंबर है, सेकंड वाला वेरीफाई हो गया। थर्ड वाला इवन 2 + 3, तो ये क्या हुआ 5, जो कि ओड नंबर है। नेक्स्ट वाला इवन माइनस इवन 2 - 2 0, या फिर 4 - 2, ये क्या हुआ मेरे पास 2, तो ये भी क्या है इवन नंबर है। ओड माइनस ओड 3 - 3 0, ये भी इवन नंबर है। ऐसे ही हम सभी को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन वाले देख लेते हैं। इवन नंबर को मैं इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ओड को मैं ओड से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक ओड नंबर मिलेगा। ऐसे ही मैं इवन नंबर को ओड नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। इन सबको हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब कुछ की कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, ठीक है। और ये ही 2 ही क्या है, एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट लाइन में गिवन है। और हमारे पास फर्स्ट जो कि स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। ऐसे ही जो हमारे पास 1 गिवन है वो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट के अंदर काउंट होता है। और लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। और लीस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या है, 9 है। तो ये सारे के सारे की कंसेप्ट हैं, कभी कभी डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर प्राइम नंबर टेस्ट करने के लिए जो मैंने वो चीज़ें रखी थी, हमारा ये वाला फॉर्मूला, इससे ये चीज़ें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर क्या है, 137। 137 से बड़ा एक इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 144, जो कि 12 का स्क्वायर है। तो 12 से छोटे नंबर मेरे पास कौन कौन से हैं जो कि प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11। अब मैं एक एक करके डिवाइड करूँगा। 137 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर नहीं है। 3 से 1 + 3 + 7, ये कितना हुआ 11। 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है क्योंकि लास्ट के डिजिट 7 है। 7 से डिवाइड करूँगा 137 को, 7 से 7 1 = 7, ये बचा मेरे पास 6। 767 नहीं जाएगा, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 1 + 7 ओड प्लेसेस का सम करो 11 को चेक करने के लिए, उसमें से माइनस कर दो इवन प्लेसेस का सम। तो ये क्या हुआ मेरे पास, 8 - 3 = 5। तो 5 ना ही 0 है, ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो मतलब ये मेरे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 173 को देखते हैं। 173 से ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। वो क्या है हमारे पास, वो है 196, जो कि क्या है 14 का स्क्वायर है। तो 14 से नीचे सारे के सारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 3 5 7 11 और 13। 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है, 3 है। 1 + 7 + 3, ये कितना हुआ, ये मेरे पास हुआ 11, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 173 को 7 से देखते हैं। 7 2 = 14, 33, ये भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। और 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 + 3 - 7, ये कितना हुआ, -4 हुआ, सॉरी -3 हुआ। 13 से देखते हैं, 13 1 = 13 और 43 13 से नहीं जाएगा, तो ये 13 का भी नहीं है। तो 173 भी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। 319 को देखते हैं। 319 से ग्रेटर देन नंबर कौन सा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारे पास मिलेगा, ये हुआ 324, जो कि 18 का स्क्वायर है। तो 18 से छोटे कितने हुए, 2 3 5 7 11 13 17। इन सब से डिवाइड करके देखना होगा। 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, 11 से
11 से 3 + 9 - 1, 12 में से 1 गया 11, तो इससे जा रहा है, तो मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 437 और 811 को आप करके देख सकते हो, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब ऐसे ही कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² = 2ab। ऐसे ही a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये तो सबको पता होंगी। खैर, a + b का होल स्क्वायर को अगर हम a - b के होल स्क्वायर से जोड़ देते हैं तो ये 2a² + b², ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4ab आएगा। ठीक है, अगर मैं a - b होल स्क्वायर - a + b का होल स्क्वायर इसको उल्टा कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4ab। ये भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको भी याद रखना। a + b का होल क्यूब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a³ + b³ + 3ab × a + b। ऐसे ही a - b के अंदर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। a² - b² = a + b × a - b। a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ऐसे ही a³ + b³ को हम कैसे लिख सकते हैं, a + b a² + b² - ab। यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। ऐसे ही अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों के दोनों। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c। a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसी फॉर्मूला को हम डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc = a + b + c हाफ a - b का होल स्क्वायर + b - c का होल स्क्वायर + c - a का होल स्क्वायर। ये भी एक आइडेंटिटी है। ऐसे ही इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -3abc = a + b + c, और मैं a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्ट एग्जाम में सीधे आइडेंटिटी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट फार्मूले पे आते हैं। अगर हमारे पास a + b + c = 0 होगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, और 3abc को इधर लेके आएंगे तो a³ + b³ + c³ = 3abc। तो चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। उससे पहले एक कंसेप्ट और देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इंटीजर x डिनोटेड बाई x इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। अगर कोई नंबर गिवन है, डेसिमल या फिर फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, तो हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट लेते हैं। अगर ग्रेटेस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी डेसिमल के बाद की वैल्यू होगी ना, उसको हम हटा देंगे और डायरेक्ट इंटीजर की वैल्यू लिख देंगे। अगर स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेसिमल में नंबर होगा ना, उसको हटा के जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसमें एक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है 1.35, तो इसको मैं 0.35 को हटा के क्या करूँगा, 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं देखूँगा 11/4 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, 2 सही 3/4। ठीक है, तो जो 3/4 है वो फ्रैक्शन वैल्यू देगा, तो इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। अगर इसी में मैं स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू देखूँ तो ये वाला क्या बनेगा, मेरे पास 2 बनेगा, और ये वाला क्या बनेगा, मेरे पास 3 बनेगा। तो ये ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट होगा तो एक ऐड करना है, ग्रेटेस्ट होगा तो
जो डेसिमल वाला पार्ट होगा उसको हटाना है। अब डिविजिबली वाला पार्ट देखते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पकड़ में नहीं आते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो x की पावर n माइनस a की पावर n इज़ डिविजिबल बाई x माइनस ए। इन प्रॉब्लम को देखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। सीधा हम क्या करते हैं, अगर हमें इवन ओड गिवन हो ना तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो इवन होगा ना उसके लिए हम 2 पुट करेंगे, ओड होगा उसके लिए 3 पुट करेंगे। इसमें देखते हैं, अगर मैं x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 अगर मेरे को ओड पुट करना होगा तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हमें गिवन है x माइनस ए, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ए बी एक्स ए। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल गया कि इसको मैं x की पावर 1 लिख सकता हूँ, a की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो जो भी मेरे पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होगा ना, ये वाला पैटर्न बन गया कि जो n हमारे पास ओड होगा, ये वाली वैल्यू n है तो ये ओड होगी। तो ये x प्लस 1 से x प्लस माइनस वाला देखना है तो ऊपर वाला है। ठीक है, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ए। तो ये किससे डिविजिबल होगा, एक्स प्लस ए से। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। ऐसे ही मैं इवन के लिए लिखूँगा एक्स स्क्वायर 2 पुट कर सकता हूँ माइनस ए स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये वाली वैल्यू मेरे को किससे डिविजिबल होगी, एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगी ये वाली वैल्यू। ऐसे ही फर्स्ट वाले के लिए देखूंगा, x की पावर n माइनस ए की पावर n इज डिविजिबल बाई x माइनस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए n। तो अगर ऑल वैल्यूज ऑफ n होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट कर लेंगे हम तो जो कि 2 पुट करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये x की पावर 1 माइनस ए की पावर 1 से भी डिविजिबल होगा। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ ए प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n अपॉन पी स्क्वायर n अपॉन पी क्यूब डॉट 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 n अपॉन पी आर। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दिखाता हूँ मैं। मान लो मेरे पास गिवन है 100 फैक्टोरियल और मेरे को इसमें फाइंड आउट करना है कि 5 से मैं अगर डिवाइड करूँ इसको तो इसमें कितने मेरे को 5 के मल्टीपल फाइंड होंगे। तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 100 को 5 से डिवाइड करूँगा, कितनी वैल्यू आई 20। तो इसको फिर मैं यहाँ लेके आऊँगा 20 अपॉन फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या हुआ 4। अब 4 को फिर डिवाइड करूँगा 5 से तो 0 आएगा और इधर की वैल्यू को मैं क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा 24। तो जो 100 फैक्टोरियल होगा ना मेरे पास उसमें 24 टाइम्स मेरे पास 5 आएगा। मतलब इसके अंदर 5 की पावर 24 और जो भी कुछ भी मल्टीपल होगा बाकी का उसमें 5 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर की वैल्यू पावर कितनी है। ठीक है, ये इसी का शॉर्टकट फॉर्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूं तो 100 अपॉन 5 ये कितना आया मेरे पास 20। फिर मैं क्या करूं 100 अपॉन में पी स्क्वायर मतलब 25 फिर आया 4। फिर क्या करूं पी क्यूब 100 अपॉन 125 तो ये आया 0। अब इससे आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। तो इसको मैं ऐड करूँगा तो ये भी मेरे पास क्या आएगा 24। तो ये शॉर्टकट फॉर्म हो गया। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जनरल प्रॉब्लम होती है कि 100 फैक्टोरियल के अंदर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करने। तो मेरे को देखना है कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी 10 की पावर n होगी ना वही क्या होगा नंबर ऑफ जीरो फाइंड, जो भी मेरे पास 10 की पावर n होगी ना तो नंबर ऑफ जीरोज़ क्या बताएगा मेरे को, n बताएगा। ठीक
ठीक है। फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर के अंदर कितनी जीरोज होंगी, 2 होगी। 10 क्यूब के अंदर कितनी होंगी, 3 होगी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर जीरोज फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखो 10 के अंदर मेरे पास 2 प्राइम नंबर छुपे हुए हैं, एक 5 एक 2। तो मैं क्या करूँगा, 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसके अंदर वो निकाल लूँगा, जो हमने यहीं निकाले हैं। वो कितने हुए, 24। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, 2 के मल्टीपल निकाल लूँगा। 2 के कैसे निकालूंगा, चलो इधर निकालते हैं। 100/2 ये कितना है, 50। फिर 50 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 25। ये 25 को फिर मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 12। फिर 12 को मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, 6। फिर 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 3। फिर 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 1। तो यहाँ देखेंगे 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1। अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, हमें 2 की पावर फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि एक जीरो बनाने के लिए 5 की पावर 1 भी होनी चाहिए और 2 की पावर 1 भी होनी चाहिए। मतलब जो इन दोनों में से मैक्स वाली वैल्यू आएगी ना, उतनी मेरे पास ज़ीरो होंगी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 5 स्क्वायर है, सॉरी मैक्स नहीं मिनिमम, 5 स्क्वायर है और 2 की पावर 1 है। तो यहाँ कितनी जीरो बनेगी, यहाँ देख लो 25 × 2 50, एक जीरो बनेगी। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी 5 की पावर है और 2 की पावर है उसमें से क्या करते हैं, मिनिमम वाली चीज़ उठाते हैं और उतने ही जीरो होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 5 की मेरे पास कितनी वैल्यू मिली, 24। और 2 की में इतनी सारी वैल्यू मिली, 24 से तो ज़्यादा ही है क्योंकि यही ज़्यादा है, तो ये एडिशन इसका और भी ज़्यादा होगा। तो कितनी जीरो होंगे मेरे पास, 24। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 जीरोज़। तो चलो अब कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है मेरे पास, इफ़ n इज़ एनी ओड नंबर ग्रेटर देन 1 देन n ब्रैकेट n² - 1 की वैल्यू क्या होगी। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, तो देखते हैं। अगर ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए ना जिसके अंदर n गिवन हो, तो मतलब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं n की जगह। तो चलो n कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओड वैल्यू हो सकती है, एनी ओड नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉलेस्ट ओड नंबर पुट करता हूँ, 3 पुट करके देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 3 रख दी। अब यहाँ 3 इस इक्वेशन में पुट करूँगा मैं, तो 3 × 3 का स्क्वायर -1, 3 × 8, ये क्या है, 24। मतलब जो भी नंबर होगा ना वो मेरा 24 से तो डिवाइड होगा ही। 96 24 से ज़्यादा है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर देखते हैं, 7 की पावर 6n - 6 की पावर 6n वेयर n इज़ ए इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन 0 इज़ डिविजिबल बाय। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। n की वैल्यू पुट करके देखते हैं, 7 की पावर 6 - 6 की पावर 6, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं और अपनी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो भी आएगी ना वो नंबर इसको हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है। अगर 2 पुट करेंगे तो 7 की पावर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 की पावर 12 हो जाएगा। तो इसके अंदर भी क्या होगा, 7 की पावर 6 - 6 की पावर 6 और 7 की पावर 6 + 6 की पावर 6, ये हमने a² - b² a + b a - b का फॉर्मूला लगाया। तो ये चीज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर हमेशा ही प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो वो इसका मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करके अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 इज़ ए रेशनल नंबर वेयर एज, ये v2/v3 नहीं है, ये क्या है, √2/√3। ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि कोई भी इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर हमेशा हमें क्या गिवन होगा, इरेशनल नंबर देगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा n इरेशनल नंबर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो कि कुछ ही लोगों को पता होगा। मान लो मेरे पास गिवन है ए प्लस 1, या इसको डी लिख लेता हूँ, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d प्लस, और यहाँ पर क्या है मेरे पास d की पावर 4। ठीक है, तो ये नंबर हमेशा ही क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ये होगी a फर्स्ट वाला नंबर और ये लास्ट वाला नंबर a प्लस 3d, ठीक है, प्लस d का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरे पास इसकी वैल्यू रहेगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे को क्या गिवन है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं कोई से भी ले सकता हूँ ए, तो वो किस नंबर किस टाइप का होगा, ए प्लस 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, और जो d है हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 4 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा ही स्क्वायर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है 19 की पावर 5 21 की पावर 5 इज डिविजिबल बाय। ठीक है, यहाँ भी एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको। मान लो मेरे पास दो नंबर गिवन है, ए और बी, ए की पावर x, बी की पावर x अपॉन में a प्लस बी। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, दो नंबर है ए बी और a की पावर x और b की पावर x, और यहाँ पर दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 19 प्लस 21, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ 19 प्लस 21 क्या होता है, मेरे पास 40 होता है। ठीक है, अगर कोई नंबर मेरा 40 से डिविजिबल है तो वो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो इसके फैक्टर में क्या क्या आ जाएंगे, 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन है। ठीक है, तो ये जो नंबर है मेरे पास 19 की पावर 5 और 21 की पावर 5 10 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। इफ़ n प्लस 2 n प्लस 4 आर प्राइम नंबर्स देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर n इज। ठीक है, तो हमारे पास गिवन है n एक प्राइम नंबर है, n प्लस 2 एक प्राइम नंबर है और n प्लस 4 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखेंगे एक ही सॉल्यूशन है, इसका वन सॉल्यूशन है, और वो कौन सा है, वो है मेरे पास 3 है, 3 में 2 ऐड किया मेरे पास 5 है, और 3 के अंदर 4 ऐड किया 7 है। तो ये एकमात्र ऐसा पेयर बोल सकते हैं, पेयर तो नहीं, ट्रिपलेट बोल सकते हैं, जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और ऐसा कोई भी 3 ऐसे कोई से भी प्राइम नंबर नहीं है इनके अलावा जो कि इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये एक शॉर्ट कंसेप्ट की कंसेप्ट याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये CDS 2013 के अंदर आया हुआ है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी प्राइम नंबर ऑफ द फॉर्म 3k + 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म 6m + 1 वेयर k and m आर इंटीजर्स व्हेन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले मैं एक चीज़ कंसेप्ट बताता हूँ। कोई भी प्राइम नंबर है उसका एक फॉर्म होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, 6m ± 1
इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और m क्या है यहाँ पर, इंटीजर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी नंबर ले लो, मैंने लिया 5 लिया। 5 क्या है, 6m-1, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही 7 ले लिया, 6m+1, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या ले लिया मैंने, 1, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये 6m+1 वाला पैटर्न है ना, ये सारे प्राइम नंबर्स के लिए फॉलो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राइम नंबर्स है ना, फॉर एग्जांपल 2 भी है हमारे पास, 3 भी है, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 2 के लिए फॉलो नहीं करता, ये 3 के लिए फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो भी हमारे पास प्राइम नंबर है ना, उनके लिए ये चीज़ फॉलो होगी, ठीक है, 2 और 3 को छोड़ के, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास गिवन है 3k+1, इसको हमें क्या करना है, 6m+1 की फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं 6m+1 की फॉर्म में लेके आऊँगा तो कैसे ला सकता हूँ, इसको मैं ला सकता हूँ, k की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 2m रख दी, +1, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा 6m+1 की फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि m की मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, इवन नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर k की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, इससे क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ ए 4 डिजिट नंबर n हैज़ 15 फैक्टर्स देन n स्क्वायर विल हैव हाउ मैनी फैक्टर्स। तो चलो इसको देखते हैं। हमारे पास क्या गिवन है कि एक नंबर है n, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। उसके फैक्टर क्या है, 15 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है अपने पास, 15 है, ठीक है। तो n स्क्वायर के मेरे को क्या करने हैं, टोटल नंबर, टोटल फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं फैक्टर का। मान लो कोई नंबर है मेरे पास a की पावर x और b की पावर x, ठीक है। तो इसके टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, x+1 इंटू, इसको y कर देता हूँ, y+1, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे n के, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, ये वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, 15। अगर मैं 15 को ब्रेक करूं तो कई फॉर्मेट में कर सकता हूं, 1 इंटू 15, 15 इंटू 1, 3 इंटू 5, ठीक है, और 5 इंटू 3। तो ये पेयर तो सेम हो जाएगा, ठीक है, ये भी पेयर सेम हो जाएगा। अब देखो, इसकी दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, दो पेयर पॉसिबल हो गए, एक तो 15 और 1, एक दूसरा क्या हुआ 3 एंड 5। अब देखते हैं यहाँ पर, क्या मैं 1 एंड 15 ले सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास दो नंबर है तो 1 इंटू 15, ये वाला फॉर्म आ गया मेरे पास, 1 इंटू 15। अगर मैं इनकी पावर लेके जाऊँगा तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा ये लाने के लिए, तो ये आया 0 और ये क्या आया मेरे पास 14 आया, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर है उसकी पावर 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है 1, ठीक है, 1 है। तो क्या हम किसी भी फैक्टर निकालने के लिए किसी की पावर 0 वाला फैक्टर बनाते हैं क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 3 तो नहीं, मैं ले लेता हूँ 18 लेता हूँ। 18 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये मेरे पास नंबर है, मैंने ये लिखा, ठीक है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 0, 7 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। और ये लिखना कोई वैलिड नहीं है, ठीक है।
और दूसरी बात, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 4 डिजिट नंबर गिवन है, 4 डिजिट गिवन नंबर है। अगर मैं मान लो n को मैं a की पावर सीधा यहाँ पर क्या लिखूँ 14 ये लूँ। अगर मैं a की वैल्यू मैं क्या लूँ, स्मॉलेस्ट वैल्यू लूँ 2 लूँ, और 2 की पावर 14, तो ये मेरे पास क्या हुआ, मोटा मोटा क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, 1024 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 16 से, तो ये मेरे पास क्या होगा, 4 डिजिट का नंबर तो रहेगा नहीं, 4 डिजिट का नंबर तो रहेगा नहीं। तो मतलब ये जो हमने पेयर लिया था 1 × 15, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरा पेयर लेते हैं, वही पॉसिबल होगा क्योंकि वो ही बचा है, 3 × 5। तो ये क्या होगा, a की पावर 2 होगा और यहाँ पर क्या होगा, b की पावर 4 होगा, इस नंबर का फॉर्म होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, n² फाइंड आउट करूँगा, n² फाइंड आउट करूँगा तो a² b की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ मेरे पास, सेपरेट लिखूँगा तो a की पावर 4 और b की पावर 8, ठीक है। अब इसके मेरे को क्या करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये क्या होगा मेरे पास, 4 + 1 × 8 + 1, 5 × 9, तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 45। तो n² के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, 45। तो इसका आंसर क्या होगा, 45। अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। मेरे पास गिवन है, इफ़ a b c and d e f आर बोथ 3 डिजिट नंबर सच दैट a b c d e f आर डिस्टिंक्ट एंड f आर नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट a b c plus d e f is equals to 1 1 1 1, then find the value of a plus b plus c plus d plus e plus f। तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो रोक के, आई होप ट्राई कर लिया होगा सबने। तो चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। मेरे पास ए से एफ तक डिजिट्स गिवन है और एक इनका सम भी गिवन है, डी ई एफ इक्वल्स टू 1 1 1 1, ये मेरे पास गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है कि इनमें से कोई भी डिजिट 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर C और F का मैं सम करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, डिजिट 1 आनी चाहिए, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, ठीक है। B + E का सम करूं तो कुछ यहाँ से कैरी आएगा, कैरी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट 1 लूँ, अब इसके आगे मैं 0 लगाऊं तो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सारी की सारी क्या है, नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं f की वैल्यू 1 लूँ तो c 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 लूँ तो f 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 पुट नहीं कर सकते। तो दूसरा देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो हाँ ये चल जाएगा, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी नॉन जीरो, इसकी भी कुछ नॉन जीरो वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूँ तो ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसकी मैक्स वैल्यू मैं 9 लूँ, क्योंकि डिजिट ही तो है, इसकी 9 लूँ तो ये दोनों का सम क्या आया, 18 आया, तो ये ज़्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न तो पता चल गया इसका कि C + F की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 11 आएगी। ऐसे ही अगर यहाँ 11 होगा तो एक कैरी आएगा, ठीक है, एक कैरी आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू हट जाएगी एक। तो B प्लस जो E है हमारे पास, उसकी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0, तभी तो एक कैरी आके 1 आएगा। तो सेकंड डिजिट देखते हैं, क्योंकि B और E में से कोई भी डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा, क्योंकि इन दोनों का सम अलग से क्या हो सकता है, दोनों का सम करके 10 पॉसिबल है। अगर 20 लिखूँ तो 20 नहीं होगा, क्योंकि इसकी मैक्स वैल्यू 9 हो सकती है और E की वैल्यू क्या हो सकती है, E की वैल्यू मैक्स क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, जो कि 18 ही फॉर्म करेगा, 20 तक नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँ, A + D की वैल्यू निकालूँ तो वो भी क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि एक 10 लूँगा तो एक कैरी आएगा इधर,
और यूनिट डिजिट हमें 0 चाहिए, 20 ले नहीं सकते, तो इसलिए 10 आएगा। अब मैं इन सबको सम करूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, तो मेरे पास वैल्यू क्या होगी 11 प्लस 10 प्लस 10, ये कितना हुआ 31। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा 31। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉर्म 7p प्लस 1 वेयर p इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसके पीछे एक कंसेप्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 22 लिया और 24 लिया, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन लिया मैंने। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई कि अगर मैं इन दोनों के मल्टीपल को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं उसमें कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है। तो एक तो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसके पास का नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरी चीज़ जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके पास का परफेक्ट स्क्वायर देखो, ऐसे तो लेंथ ही हो जाएगा वो। तो मैं इसका एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो मेरे पास नंबर ये वन है 22 इंटू 24। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के डिफरेंस लेता हूँ। मेरे पास क्या आया 2 आया। जो भी डिफरेंस होगा ना उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि मेरे को एक बीच का नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो नंबर आएगा, और उस सेम चीज़ें उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो ऐसा मेरे पास क्या हुआ 23 नंबर हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 आई, इधर भी क्या आई 1 आई। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22 को लिख सकता हूँ 23 माइनस 1, और 24 को क्या लिख सकता हूँ 23 प्लस 1, ठीक है। तो मैं अब a प्लस बी का और a इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ये आया मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आया 23 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आया। तो इसमें मैं क्या करूँ, अगर एक ऐड कर दूँ ना तो मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे और पी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास गिवन है 7p प्लस 1 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो हमने डिफरेंस लिया था x, ठीक है, वो ही हमारे पास क्या लास्ट में आता है स्क्वायर की फॉर्म में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है ए बी, और मैंने एक सी नंबर फाइंड आउट किया ए माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स, और ये माइनस एक्स। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स। ये क्या आया, ये सेम नंबर होनी चाहिए, सॉरी सी सी सी। तो ये हुआ मेरे पास सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना उसके साथ माइनस में एक डिफरेंस टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्या गिवन हो रहा है 1, यहाँ पर एक एडिशन हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, अगर 1 उसमें ऐड हो रहा है तो वो इस फॉर्म का होगा कि सी स्क्वायर माइनस 1 इस फॉर्म का नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो 17 को अगर मैं इस तरीके से ब्रेक करना चाहूँ तो कोई सी नंबर होगा और यहाँ पर कुछ यहाँ पर नंबर होगा। तो जो मेरे पास जो डिफरेंस आया ना यहाँ पर 1, तो मैं क्या करूँगा x की वैल्यू उसका अंडर रूट करके x की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ पर, क्योंकि x का स्क्वायर ही था। तो x की वैल्यू 1 आ गई मेरे पास। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा +1, और ये क्या हुआ -1। तो c की वैल्यू क्या आई मेरे पास 18, और ये जो ये नंबर हुआ ना इसमें से
-1 करेंगे तो ये 19 होगा मेरे पास। तो ये जो नंबर है ना 19, वो ही मेरे पास क्या है, p की वैल्यू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 17 × 19 + 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? देख लेते हैं। 17 को क्या लिख सकता हूँ, 18 -1, और इसको 18 + 1 तो ये क्या हुआ मेरे पास 18 का स्क्वायर, और ये -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या हुआ मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 19 होगी। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ़ p = 1 1 1 1 अप टू n डिजिट्स देन व्हाट इज, ये क्वेश्चन हाफ है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n स्क्वायर। यहाँ पर p है तो p होगा यहाँ पर p²। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमारे पास p गिवन है 1 1 1 n डिजिट्स तक, इसका p² फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट कर रहा है। तो एक यहाँ पर एक आइडेंटिटी है कि कोई भी नंबर है n तक जा रहा है तो उसके सम ऑफ डिजिट्स का नंबर क्या होगा, n² होगा। चलो वेरीफाई कर लेते हैं इसको। मान लो मेरे पास 11 है, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास 121। तो इसके डिजिट्स का सम क्या हुआ 1 + 2 + 1 4। यहाँ कितनी टर्म है मेरे पास 2, तो n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2, तो n² की वैल्यू कितनी हो गई 4 आंसर है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं 113 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 113 का स्क्वायर क्या हुआ मेरे पास, अगर मैं फाइंड आउट करने की ट्राई करूँ 1 1 1 1 2 3 2 1, ठीक है, ये मेरे पास नंबर आया 1 2 3 2 1। ऐसे ही इसका भी एक कंसेप्ट हो जाएगा कि 1 अगर जितने भी n तक जा रहा है ना मेरे पास, तो हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए 1 2 3 n तक जाएंगे, उसके बाद में 3 2 1 वापस 1 तक आ जाएंगे, तो ये स्क्वायर की वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो 1 1 1 का स्क्वायर हमें मेरे पास क्या होगा 1 2 3 2 1, तो इसके डिजिट्स का सम क्या होगा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये कितना हुआ 3 + 4 7 7 + 2 9। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 के इक्वल आ रहा है। तो हम डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी p² के सम ऑफ डिजिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी n²। तो एक अच्छा स्टेटमेंट था। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपीयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। अब इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, नंबर लिखो 10 से 100 तक और फिर देखो उनकी डिजिट्स, देखो 13 ऐसे और सारी डिजिट्स का क्या करना है, हमें सम करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास गिवन है 11 30 12 13 ये नंबर है, तो सम ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या हुआ 1 + 2 + 3। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1 + 0, इसको मैं कर सकता हूँ 1 + 1, इसको कर सकता हूँ 1 + 2, इसको कर सकता हूँ 1 + 3। तो इन सब का सम कितना हुआ 3 + 2 + 1 6 6 + 4 10। तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 10। तो ऐसे ही मेरे को क्या करना है 10 11 till 100 तक इन सारी की सारी डिजिट्स का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। अगर एग्ज़ाम में ऐसा करने बैठे ना तो हो गया, अपने टाइम का सत्यानाश हो गया। तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड है, चलो उसे देखते हैं। मेरे को पता है 1 + 2 + 3 +
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, इनका सम कितना होता है? 45 होता है। देख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 45। ठीक है, अब मेरे को पता है 10 से 20 तक गया मैं, या 20 ना लिख के 90 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर 20 से 29 तक गया, 31 से 39 तक गया, ऐसे ही कितना हुआ 91 से 100 तक गया, 30 से, और ये 90 से 99 गया, और लास्ट में एक 100, जिसकी सम ऑफ डिजिट्स का सम कितना हुआ 1। तो मेरे को पता है कि 1 से लेके 9 तक सम 45 होता है, और ये सारे के सारे जो भी 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 नंबर होंगे ना, सब में 0 to 9 प्रेजेंट होगा। तो मैं इतनी मेहनत ना करके मैं क्या कर सकता हूँ कि 45 इंटू, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 9 बार। ठीक है, क्योंकि 10 वाली नंबर लाइन में, 11 वाली नंबर वाली लाइन में, और 11 नहीं, 20 वाली लाइन में और 90 वाली लाइन में, ये मेरे पास हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो 45 इंटू 9 ये डायरेक्ट कर सकता हूँ। फिर प्लस, अब मेरे को पता है 10 वाली लाइन के अंदर 1 मेरे पास कितनी बार रिप्रेजेंट होगा? 10 बार होगा। ऐसे ही 2 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। 3 कितनी बार होगा? 10 बार होगा। ऐसे ही टिल 9 तक 10 बार होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10, ऐसे ही क्या करना है 9 इंटू 10। तो 45 इंटू 9 प्लस, अगर मैं 10 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस कहाँ तक? 9 तक। ये भी क्या होगा मेरे पास? 45 होगा। तो इसको मैं 45 कॉमन ले लूँगा तो 9 प्लस 10 19, तो 45 इंटू 19। ठीक है, अब इसको मेरे को सोल्व करना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 45 इंटू 20 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो ये क्या कितना हुआ मेरे पास? 900, और ये 45 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास 855 आया। ठीक है, तो 10 से लेके 99 तक मेरे पास सम कितना आ गया? 855। अब मेरे पास 100 भी था, तो 100 में भी एक है ना, तो ये ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आया? 856। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ़ a प्लस b की पावर a प्लस b इज डिविजिबल बाई 500, देन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू b। तो मेरे पास एक नंबर गिवन है a प्लस बी की पावर a प्लस b, और इसको मेरे को 500 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास? 0 रिमाइंडर आए। ठीक है, तो मेरे को लीस्ट पॉसिबल वैल्यू किसकी बतानी है? a इंटू बी। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरे को पता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 डिजिट है तो ऊपर वाले नंबर में भी क्या होनी चाहिए? 0 फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोई भी नंबर अगर मैं 100 से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? एक 0 फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 0 फॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 फॉर्म होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? a प्लस बी की वैल्यू क्या करता हूँ? 10 एज्यूम करता हूँ। तो 10 एज्यूम करने पर मेरे को क्या मिला? 10 की पावर 10 मिला। ठीक है, अब ये मेरे पास 500 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। ठीक है, अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू 10 से कम मानूँ, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक के सम जो कि हमारे पास a प्लस बी का सम होगा, उसमें कोई भी जीरो नहीं है। तो मेरे पास 2 जीरो नहीं बनेगी और 500 से वो डिवाइड नहीं होगा। तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी a प्लस बी की? 10 होगी।
बट हमें क्या करना है कि a इंटू बी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 10 को मैं 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करूं कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू आई। ठीक है, तो मान लो मैं 1 9 ले सकता हूँ, 2 8 ले सकता हूँ, ऐसे ही क्या ले सकता हूँ, कहाँ तक 5 और 5 ले सकता हूँ। ये आया 9, ये आया 16, ऐसे बढ़ता बढ़ता कितना आया 25। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो a इंटू बी की मिनिमम वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 9। जहाँ पर a या b को 1 या 9 और b को 9 या 1 कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू बी कितना आया, 9 आया। तो 9 मेरे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 73 का क्यूब माइनस 40 का क्यूब माइनस 33 का क्यूब। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। ये इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर कोई नंबर गिवन है मेरे पास, a की पावर x, b की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, x प्लस 1, y प्लस 1 और z प्लस 1। ये मेरे पास आंसर है। बट यहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पर मेरे को मल्टीपल में नंबर ना गिवन होके सब्ट्रैक्ट और एडिशन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब या तो मैं क्या करूँ, एक एक को सोल्व करके, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके एक नंबर बनाऊँ जो कि हमारे पास n होगा, फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करूँगा। ठीक है, तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो शॉर्ट में देखते हैं इसे कैसे करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाए तो क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू मेरे पास क्या हुआ, 3abc, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर 33 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 33, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 3 इंटू 73 इंटू 40 इंटू 33। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमारा n मिल चुका है हमें। अब मेरे को इसको क्या करने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं 3 इंटू इसके फैक्टर होंगे, नहीं होंगे। 73 एक प्राइम नंबर है। 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 33 को 11 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो अब मैं कंबाइन करूँ पावर को, 3 की पावर 2, 73 की पावर 1, 8 को 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। तो अब मैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखने जाऊंगा। टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 3 के लिए 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो ये कितना हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। तो ये मेरे पास आंसर हुआ, ये कितना हुआ, 4 16 32, 32 इंटू 3, ये हुआ मेरे पास 96। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आया, 96। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। शो दैट 1 की पावर 1997 प्लस 2 की पावर 1997 टिल 1996 की पावर 1997 इज़ डिविजिबल बाय 1997। मतलब हमें क्या करना है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो 1997 से डिविजिबल है।
बट लेकिन इस चीज़ को सोल्व करके इसका रिमाइंडर चेक करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक चीज़ देखी थी कि a की पावर x प्लस b की पावर x। ठीक है, अगर x क्या है हमारे पास, ओड है। ठीक है, अगर हमारे पास x क्या है, ओड है, तो वो टर्म a प्लस बी से डिविजिबल होगा। सबसे स्टार्टिंग में हमने ये देखा था। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू रख लेते हैं ओड की 3, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये चीज़ क्या होगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 1 की पावर 1997 प्लस उसको ले आते हैं 19 की पावर 1996 की पावर 1997। ऐसे ही क्या करते हैं, 2 की पावर 1997 प्लस 1995 की पावर 1997। ठीक है, अब इनके पेयर बना लेते हैं। ऐसे ही पेयर बन जाएंगे, बाकी की भी टोटल पेयर बनेगी। अब यहाँ पर हमें क्या पता है, a की पावर x b की पावर x, ये क्या डिविजिबल होगा, 1 प्लस 1996 a प्लस b से। तो ये क्या आ रहा है, 1997। मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, 1997 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही ये इनका सम करूँगा तो 1997 आएगा, तो ये टर्म भी डिविजिबल होगी। ऐसे ही बाकी की टर्म भी डिविजिबल होगी। तो इस पूरी ही इक्वेशन को अगर हम 1997 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ये 1997 से डिविजिबल है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5 स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 ये गिवन है, तो रूट n की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारी, इसको स्क्वायर सोल्व करो, तीनों को ऐड करो और फिर उसका अंडर रूट निकालो। तो ये तो बड़ा ही टिपिकल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम भी बहुत ही वेस्ट होगा इसके अंदर। तो इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। अगर मैं मान लो 1 2 3 4 5 को कोई वेरिएबल मान लूँ, a मान लूँ। ठीक है, तो इक्वेशन पुट करते हैं, n इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए, और इस चीज़ को मैं दो चीज़ों में ब्रेक कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 प्लस 1, a प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो ऐसे हमने लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, 2a प्लस 1। अब हमें यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि ये a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। a प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर अंडर रूट n फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास a प्लस 1। तो इस वाली चीज़ को हमने डायरेक्ट ले आया, तो रूट n की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, a प्लस 1, और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 1 2 3 4 5 और प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 2 3 4 6। तो ये रूट n की वैल्यू आ गई। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 1 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल पावर में प्लस ऐसे ही करके 100 फैक्टोरियल का पावर 100 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, सॉरी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, यूनिट डिजिट बतानी है। एक बार वीडियो रोक के आप इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलो देखते हैं। हमें पता है किसी भी n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। ये n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सारा
सारे नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल के, और यहाँ पर 100 भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी नंबर्स का हम फैक्टोरियल निकालें और पावर में भी फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कतई नहीं है कि हम सबका एक एक बैठ के निकालने लगे। तो चलो देखते हैं इसको। हमें पता है कि कोई नंबर अगर 10 से डिविजिबल है, ठीक है, 10 से डिविजिबल है तो 5 इंटू 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, या मैं इसी को दूसरे तरीके से बोलूँ, किसी नंबर n के अंदर मेरे पास 5 भी है और 2 भी है। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा और उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। तो ऐसे नंबर को निकालने की मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर 5 भी हो 2 भी प्रेजेंट हो तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं, अगर मेरे पास 1 फैक्टोरियल हुआ तो उसकी वैल्यू 1 हुई, 2 फैक्टोरियल हुआ उसकी वैल्यू 2 हुई, 3 फैक्टोरियल हुआ उसकी वैल्यू 3 इंटू 2, ये कितनी हुई, 6 हुई। 4 फैक्टोरियल हुआ मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कितना हुआ, 24। अब यहाँ पर मैं 5 फैक्टोरियल निकालूंगा तो मेरे पास 5 आ गया, 4 3 2 1। अब यहाँ पर मैं देखूंगा 5 भी है मेरे पास और 2 भी है, तो ये मेरे पास क्या होगा, कुछ भी नंबर हो आगे लास्ट में क्या होगा, 0 देगा। ठीक है, और हमें पता है कि अगर मैं 0 फाइंड आउट करूँगा तो यूनिट डिजिट में अगर 0, कोई भी डिजिट के अंदर 0 ऐड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्या बोल सकता हूँ कि जो 5 फैक्टोरियल होगा ना, और उससे ऊपर जितने भी नंबर होंगे, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, इसमें क्योंकि हम n इंटू एन माइनस 1 से 1 तक जाते हैं ना, तो 6 है, उससे नीचे जाएंगे 5 भी प्रेजेंट होगा और 2 भी प्रेजेंट होगा। तो इनको फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसकी लास्ट की डिजिट क्या होगी, 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, ऐसे ही 100 तक 0 होगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 फैक्टोरियल का 1 प्लस 2 का 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर क्या होगा, 6 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 4 का फैक्टोरियल क्या था, 24 की पावर 24। अब इससे आगे मैं अगर 5 फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल लिखूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। इसके आगे भी क्या आएगी, यूनिट डिजिट 0 आएगी। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट फाइंड आउट हो जाएगा हमें। तो देखते हैं, अब इस 1 की पावर 1 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1, 2 की पावर 2 की यूनिट डिजिट क्या होगी, 2 4, 6 की पावर 6 की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं 2, फिर 6 का स्क्वायर करते हैं 36, तो मेरे पास लास्ट की डिजिट क्या होगी, 6 होगी। ऐसे ही 24 की पावर 24 की लास्ट की डिजिट फाइंड आउट करूँगा मैं, तो 4 की पावर 24, तो मैं हम क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये साइकिल में आ रही है, तो लास्ट वाले में आ रही है जो कि 4 से डिविजिबल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 4 की पावर 4 निकाल सकता हूँ, 4 की पावर 4 क्या होगा, 16 के बाद में स्क्वायर 16 हुआ, 64 हुआ, 64 टू 16 टू 56 के लगभग हुआ। ठीक है, तो लास्ट की डिजिट मेरे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, 4 की पावर 4 की। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस 6 प्लस 4 10, ये हो गया 17 हो गया नंबर, और लास्ट की डिजिट मेरे पास क्या आई, 7, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। तो इसको हम कितनी इजीली वे से कर सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो। अगर नहीं पता है तो छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।